Hello friends, welcome to my YouTube channel and today in this video we are going to study about the resonance in series LCR circuit और ये resonance in series LCR circuit एक आपका बहुत ही important topic है। अभी जो एग्जाम होने वाली है, अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है JSSC PGT फिजिक्स एग्जाम के लिए। तो हमारा जो ये डिस्कशन होगा रेजोनेंस इन अ सीरीज LCR सर्किट, सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को क्लियर करेंगे, लाइक व्हाट इज सीरीज LCR सर्किट। फिर उसके एनालिसिस को करेंगे, हम लोग कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं सीरीज LCR सर्किट को। फिर हम लोग रेजोनेंस को देखेंगे और अलग अलग कंडीशंस देखेंगे कि किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके JSSC PGT एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट। तो सीरीज LCR सर्किट, जिसको हम लोग RLC सर्किट भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, RLC मीनिंग सेम है, RLC या LCR भी हम लोग बोलते हैं, LCR। यहाँ पे L का मतलब क्या है? L का मतलब है इंडक्टेंस। ओके, L स्टैंड्स है फॉर इंडक्टेंस। ओके, और इंडक्टेंस आता है एक इंडक्टर से। इंडक्टर एक बेसिकली कॉइल होता है। यहाँ पे C का मीनिंग क्या है? C का मीनिंग है कैपेसिटेंस से, तो आपको एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, कैपेसिटेंस। एंड यहाँ पे R तो एक सिंपल टर्म है जिसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है ना? तो एक सीरीज LCR सर्किट में क्या होता है? इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हमारा, मैं मान लेता हूं ये हमारा इंडक्टर है। क्लियर है? ये आपका इंडक्टर है ना, जिसकी इंडक्टेंस है L। इसके सीरीज में हमने लगाया एक कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर है, जिसके सीरीज में मैंने ऐड किया, ये हमारा कैपेसिटर है। क्लियर है? इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जिसकी कैपेसिटेंस है C, और साथ में मैंने कनेक्ट किया एक रेजिस्टर को, जिसकी रेजिस्टेंस है R। एक हमने यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया जिसका रेजिस्टेंस है R। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं इसके टर्मिनल्स को मार्क कर लेता हूं। ये आपका पॉजिटिव, इंडक्टर के टर्मिनल्स को मार्क कर सकते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद अ सप्लाई, AC सप्लाई के साथ हम लोग कनेक्ट किए हैं, तो हम लोग कनेक्ट करते हैं AC के साथ। नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद अ सप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे AC कनेक्ट करने वाला हूं। ओके, ये मैंने AC लगा दिया यहाँ पे, AC सप्लाई में यहाँ पे लगाने वाला हूँ भी, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे मेरा क्या है? AC सप्लाई, दिस इज द सिंबल ऑफ द AC। ये आपका सिंबल है AC। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में चूंकि AC या अल्टरनेटिंग EMF हो या अल्टरनेटिंग करंट हो, इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो एक किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में मैं इस टर्मिनल को पॉजिटिव मान लेता हूं और ये नेगेटिव। तो मैंने जो EMF अप्लाई किया, अल्टरनेटिंग EMF या वोल्टेज जो आप बोलते हो, सपोज लेट अस एज्यूम मैंने अप्लाई किया V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी मेरा है। क्लियर है ना? तो ये आपका जो यहाँ पे V बता रहा है, ये आपका बेसिकली इंस्टैन्टेनियस वैल्यू बता रहा है, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू। बिकॉज वी नो इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF, द वैल्यू, जो वोल्टेज या जो करंट का जो वैल्यू होगा वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज करता है, साथ में साथ इसके डायरेक्शन भी क्या हो जाते हैं? रिवर्स। इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स, आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो V को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वैल्यू, द वैल्यू दैट यू विल गेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ EMF या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया। V नॉट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी बेसिकली ये एंगल कहलाता है, जस्ट लाइक साइन थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं फेज एंगल। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ AC दैट वी हैव अप्लाइड। क्योंकि ये सिनोसॉइडल है, साइन ओमेगा टी है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो चूंकि ये फंक्शन है
साइन थीटा का, तो इसका जो कर्व आएगा, अगर इसका हम लोग ग्राफ को प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है, क्लियर है ना? ये हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। ओके, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के अगर ग्राफ में प्लॉट करूं तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा, साइन ग्राफ, है ना? एक साइकिल में बना रहा हूं मैं। तो ये 0 पे स्टार्ट हुआ, अगर मैं इधर ओमेगा टी रखूं टाइम, और उधर मैं y एक्सिस में इसका वैल्यू v को रख रहा हूं, तो ये जो आपका पीक दिख रहा है ये आपका v नॉट है, पीक वैल्यू बोलते हैं या मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में। सिमिलरली ये नेगेटिव साइकिल में आप मैक्सिमम पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो v नॉट। और एक साइकिल में जो टाइम कंप्लीट होता है उसको हम लोग टाइम पीरियड t बोलते हैं। ये हाफ जो साइकिल है इसको होगा आपका टाइम पीरियड t/2। तो ये v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टरनेटिंग ईएमएफ को, जहां पे v आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, v नॉट मैक्सिमम वैल्यू, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग साइन या कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हमारा एक इक्वेशन है। अब क्या होगा ना कि ये जो आपका आपने ईएमएफ जो अप्लाई किया है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इट विल सप्लाई सम करंट, ये कुछ करंट देगा। तो मैं मान लेता हूं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये जो करंट दे रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, वो मैं मान लेता हूं I। नाउ दिस सेम करंट I, बिकॉज I हैज गॉट ओनली वन पाथ, I को सिर्फ एक ही पाथ मिल रहा है, तो सेम करंट I विल फ्लो थ्रू दिस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट जाएगा वो I ही होगा, थ्रू जो जाएगा बेसिकली। कैपेसिटर के थ्रू जो करंट जाएगा वो भी I होगा, और रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट जाएगा वो भी क्या होगा, I होगा। तो ये तीनों इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा करंट, अगर जैसे ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े V इज इक्वल टू आई आर, अगर मुझे करंट मालूम है और जो एलिमेंट दिया हुआ उसका रेजिस्टेंस मालूम है, तो उसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेजिस्टर के साथ। तो रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको मैं मान लेता हूँ वी आर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। करंट इसके थ्रू जा रहा है आई, और रेजिस्टेंस कितना है आर, तो आई इंटू आर हो जाएगा। अब कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो कैपेसिटर के अक्रॉस के पोटेंशियल ड्रॉप को सपोज मैं वीसी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल हियर, या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जो आप बोलते हो सिंपल टर्म में। तो इसका भी क्या होगा, आई इंटू आर, इसका करंट, आपका करंट थ्रू द कैपेसिटर आई मेरा दिया हुआ है, और कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू द एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, वो होता है एक्सी, आई इंटू एक्सी हम लोग बोलते हैं। तो एक्सी क्या होता है, एक्सी हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 1/ओमेगा इंटू सी। ये ओमेगा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ओमेगा जो एसी आपने अप्लाई किया उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा, और इसका जो यूनिट होता है, चूंकि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम। तो वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ये कैपेसिटर भी हमने देख लिया कितना हुआ, वीसी इज इक्वल टू मेरे को आ गया आईसी। सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इंडक्टर को अगर मैं वीएल रिप्रेजेंट करता हूं तो V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो करंट अक्रॉस द इंडक्टर मेरा कितना जा रहा है, आई, और इसका जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, वो होता है एक्सएल, एक्सएल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो VL जो होगा वो होगा I इंटू एक्सएल, और यहाँ पे एक्सएल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सएल रिप्रेजेंट कर रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द राइज और डिके ऑफ करंट, या एसी अगर अल्टरनेटिंग करंट किसी इंडक्टर के थ्रू जा रहा है तो उसको अपोज करेगा, और वो जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा इंटू एल, इसका भी यूनिट ओम ही होता है। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ऑल्सो मेजर्ड इन ओम। तो हमको पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया। अब क्या है ना कि ये सिंपल एडिशन नहीं होगा, हम लोग जानते हैं, जो हम लोग सिंपल चीज हम लोग पढ़े हैं अपने लोअर क्लासेस में, जब हम लोग डीसी सर्किट में एनालाइज करते थे, कि हमारा जो एक्सटर्नल वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वो है V। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके किसके अक्रॉस मिल रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस जो कि आपका VL है, और किसके अक्रॉस मिल रहा है, कैपेसिटर, वो है आपका VC, और रेजिस्टर वो क्या है, VR।
तो आप V इज इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्टरनेटिंग जो क्वांटिटीज होते हैं, ओके, जैसे यहाँ पे हमने जो ईएमएफ अप्लाई किया वो एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, दे डोंट फॉलो द सिंपल एडिशन, दे फॉलो द वेक्टर एडिशन। उनको हम लोग एनालाइज करने का अलग तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग ये तीनों को ऐड करके, ये जो सिंपल एडिशन नहीं होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, जबकि यहाँ पे जो एडिशन होगा वो हम लोग एडिशन होता है फेजर डायग्राम से, अभी मैं बताऊंगा। तो आप जब VL प्लस VC प्लस VR आप ऐड करोगे तो आपका नेट पोटेंशियल कितना मिलेगा? V मिलेगा, ये आपको मिलेगा। क्लियर है? तो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, इजिली हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग जोड़ेंगे। तो इसके लिए पहले आपको फेजर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस क्या रिलेशनशिप होता है अलग अलग सर्किट में। तो मैं क्विकली रिकैप करना चाहूंगा, तुरंत हम लोग रिकैप कर लेंगे। अगर मान लेते हैं सिर्फ एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, अगर सिर्फ मेरे पास एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, मैं ले लेता हूं सबसे पहला, अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट करने का मतलब हुआ कि आपका एक नेटवर्क है, एसी नेटवर्क, जिसमें सिर्फ रजिस्टर लगा, प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क। तो इस प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क में अगर आपने अल्टरनेटिंग ईएमएफ V अप्लाई किया है, वोल्टेज V अगर जा रहा है, अप्लाई किया हो रेजिस्टर के अक्रॉस, और करंट अगर I जा रहा है, तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होगा। वोल्टेज हमेशा करंट से ज्यादा होता है। तो अगर ये वाला वोल्टेज का डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज दिस इज द फेजर ऑफ दैट वोल्टेज, तो करंट जो होगा वो इससे हमेशा क्या होगा? कम होगा, और दोनों सेम फेज में होगा, दोनों साथ साथ में चलेगा। ये आपका जो होगा वो मैं ले लेता हूं, ये आपका होगा करंट, करंट भी साथ साथ में चलेगा। क्लियर है? और जो फेजर होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो ये दोनों जो वोल्टेज और करंट होगा वो साथ साथ में चलेगा। ये आपका वोल्टेज है और ये आपका क्या है? करंट। तो दोनों साथ साथ में चलेगा। तो प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क में करंट और वोल्टेज के बीच कोई भी लैग नहीं होता है। देयर इज नो एनी लैग ऑफ दैट फेज टाइम, कुछ भी बोल सकते हो। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कितने स्पीड के साथ? ये ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ जा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। क्लियर? तो ये प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क हुआ। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है प्योरली कैपेसिटिव नेटवर्क। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है प्योरली कैपेसिटिव नेटवर्क। फिर मैं तीनों डायग्राम को कंबाइन करूंगा, क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कंबाइंड नेटवर्क पढ़ रहे हैं। कंबाइंड नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो हमारा दूसरा जो सर्किट है वो प्योरली कैपेसिटिव नेटवर्क कहलाता है। तो प्योरली कैपेसिटिव नेटवर्क में क्या होता है ना, कि आपका जो वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशनशिप होता है, तो यहाँ पे करंट क्या करता है? लीड करता है। यहाँ पे आपका करंट क्या करेगा? लीड करेगा। मीन्स अगर कैपेसिटर में करंट आ ही जा रहा है और उसके अक्रॉस अगर वोल्टेज V है, तो करंट आगे चल रहा होगा और वोल्टेज उसके क्या होगा? पीछे होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्योंकि करंट और वोल्टेज ऐसे फेजर्स हैं जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं ओमेगा स्पीड के साथ। ये आपका वोल्टेज V हो गया, ये दोनों रोटेट कर रहा है ओमेगा के साथ एंटी क्लॉकवाइज में। तो आप देख सकते हो कि करंट आगे आगे चल रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है? पीछे पीछे चल रहा है। और दोनों के बीच कितना कांस्टेंट फेज डिफरेंस है? π/2, जिसको हम लोग 90 डिग्री भी बोलते हैं। 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा लास्ट जो आता है वो आता है प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क। अगर आप हमारा नेटवर्क प्योरली इंडक्टिव हो, प्योरली इंडक्टिव में सिर्फ इंडक्टर लगा हो, सिर्फ कॉइल लगा हो, तो उस केस में हमारा क्या रिलेशनशिप होगा? तो थर्ड जो हमारा होता है वो होता है प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क। सो प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क में आपका क्या होगा? करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशनशिप। अगर सिर्फ इंडक्टर लगाए हो, उसके थ्रू आपने एसी सप्लाई दिया है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो अगर उसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस अगर करंट आई जा रहा है और उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल V है, मतलब उसके अक्रॉस तो पोटेंशियल होगा ही कुछ, उसके अक्रॉस आपने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि करंट यहाँ पे जस्ट लैग करता है। यहाँ पे आपका करंट क्या करेगा? लैग करेगा। और यहाँ पे वोल्टेज क्या करेगा? लीड करेगा। ये आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और ये आपका करंट अक्रॉस इंडक्टर। और चूंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कौन आगे चल रहा है। यहाँ पे आप बोलोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो
अहेड कर रहा है करंट से, कितने एंगल से, π/2। अब हम लोग याद कैसे रख सकते हैं? अब एक चीज को आप पॉइंट पकड़ के रख सकते हो, बाकी आप ये तीनों फेजर डायग्राम को इजिली याद रख सकते हो। लाइक आपको रजिस्टर में याद रखना है कि कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहा है। अब कंफ्यूजन होता है कैपेसिटिव और इंडक्टिव में। तो कैपेसिटिव में आपको क्या याद रखना है? कैपेसिटिव में आपको याद रखना है C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट, C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करंट। सो करंट विल लीड, करंट आगे चलेगा। तो अगर करंट कैपेसिटिव नेटवर्क में आगे चल रहा है तो दूसरे नेटवर्क में क्या करेगा? जो इंडक्टिव नेटवर्क बचा है उसमें लैग करेगा उल्टा। So C for current and C for capacity. So in case of capacitive, current will lead. Lead ही आपको याद रखना। तो ये तीनों का इंडिविजुअल फेजर है। अब तीनों को मैं ड्रॉ करता हूं। तो सबसे पहले मुझे किसी को एक रेफरेंस मानना पड़ेगा। किसी चीज को हम लोग करंट या वोल्टेज जिसको आपको रेफरेंस मानना है वो मान लो। तो करंट मेरा इंस्टेंटेनियस करंट आई था, तो उसी को मैं रेफरेंस ले लेता हूं। चलो मैंने ले लिया, ये आपका रेफरेंस हुआ करंट आई। क्लियर है? ये रेफरेंस लाइन, इससे ही मैं दिखाऊंगा कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। ये करंट का फेजर है। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये करंट कितना है, ये मेरा जो करंट है वो मैं मान लेता हूं आई। ठीक है, ये करंट है। अब अगर रजिस्टर की मैं बात करता हूं तो रजिस्टर में क्या होता है कि करंट और वोल्टेज सेम होता है। तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज में कितना मानो, यहाँ पे VR माना हो। तो करंट जा रहा है आई, तो आई और VR दोनों क्या होगा? सेम फेज में। तो इसी डायरेक्शन में मैं वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टेज मैंने कितना माना है? VR। देखो करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ गया। अब करंट को रेफरेंस मान के अगर मैं दिखाऊं तो अगर प्योरली कैपेसिटिव में जाऊं तो करंट लीड करता है π/2 से। तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, वो मैं मान चुका हूं कितना? वो मैं मान चुका हूं VC। तो वो वोल्टेज क्या करेगा? करंट से लैग करेगा, तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ये डायग्राम आपका वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पीछे जाएगा नीचे की तरफ। तो ये आपका हो गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। आप क्लियरली देख सकते हो करंट आई और वोल्टेज VC के अक्रॉस कितना का फेज एंगल है? 90 डिग्री का। अब अगर इंडक्टर में आ रहे हो तो इंडक्टर में क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस आपका अहेड है करंट से। तो अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और करंट का रिलेशनशिप निकालना है तो मेरा ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या करेगा? यहाँ पे आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर लीड करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया VL। तो इसको मैं मान लेता हूँ VL। ये आपका VL आ गया। तो ये फेजर डायग्राम मुझे आ गया। अब देख लो क्लियरली ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि अगर प्योरली इंडक्टिव नेटवर्क है तो VL और I के बीच रिलेशनशिप वोल्टेज अहेड करंट से π/2 से। अगर रेजिस्टिव नेटवर्क है तो I और करंट, करंट I और रेजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर VR दोनों सेम फेज में है। और अगर कैपेसिटर की मैं बात करता हूं तो कैपेसिटर में आप क्लियरली देख सकते हो कि करंट लीड कर रहा है। अब तीनों को हमको ऐड करना है, VL, VC और VR को। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करते हैं, VL और VC को, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। सबसे पहले मैं VL और VC को ऐड कर रहा हूँ। ये VL और VC आप देख सकते हो यहाँ पे, हम लोग इजिली ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले VL और VC को हम लोग ऐड कर सकते हैं। जो आपका वेक्टर का एडिशन है उसके रूल को फॉलो करना है। तो इसमें सबसे पहला मैं एजम्पशन कर सकता हूँ कि मैं मान लेता हूँ VL इज ग्रेटर देन VC। VL VC से ग्रेटर है। या तो दूसरा मैं केस ले सकता हूं VC इज ग्रेटर देन VL। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्लियर है? या तो VL पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एक दूसरे से ज्यादा हो सकता है। तो पहला केस में क्या होगा? अगर VL VC से ज्यादा है तो VC देखो नेगेटिव y एक्सिस में जा रहा है तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और VL चूंकि ऊपर की तरफ है तो इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। तो नेट जो VL प्लस VC आएगा वो मेरा ऊपर की तरफ आएगा। ये आपका VL और VC को जब ऐड करोगे तो VL और VC ये ऊपर की तरफ आएगा। ये आया मेरे को। अब देखो क्लियर है? और ये वैल्यू कितना होगा? ये जो आपका वैल्यू होगा वो होगा VL माइनस VC, क्योंकि VC नीचे की तरफ है तो अगर एक को पॉजिटिव में माना तो दूसरे को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो VL और VC को जब ऐड किए तो मुझे क्या मिला? VL माइनस VC। अब ये VL माइनस VC को हम लोग किसके साथ ऐड करेंगे? अब ये VL माइनस VC को हम लोग ऐड करेंगे VR के साथ यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम देखो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। एक साइड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है VR को और दूसरा एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है VL माइनस VC को। तो ये जो डायगोनल होगा, ये जो
डायगोनल होगा ये दोनों का रिजल्टेंट बताएगा, यानी दोनों का सम बताएगा। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका ये दोनों का सम बताएगा। क्लियर है? तो ये जो वैल्यू होगा बेसिकली वो कितना होगा? ये जो वैल्यू होगा वो होगा VL माइनस VC। जब VL प्लस VC को आपने ऐड किया, माइनस साइन कंफ्यूज नहीं होना कि सब्ट्रैक्ट किए, प्लस ये आपका क्या है? VR। ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। क्लियर है ना? VL माइनस VC। अब क्लियरली देख सकते हो VL माइनस VC और के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट आया, ये तीनों को ऐड करके रिजल्टेंट में कितना माना हो? ये माना हो V। तो V का वैल्यू क्या होगा? V का वैल्यू होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब दो वेक्टर बच गया है। पहला देखो VL माइनस VC और दूसरा कितना है? VR। तो हम लोग अगर पैरेलल ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर हम लोग यहाँ पे फॉलो करवाएं तो मेरे पास क्या होगा? तो मेरे पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो नेट वोल्टेज जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नली अप्लाई किया है वो V किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर मीन्स VR स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी आपका VL माइनस VC आ गया जो कि रिजल्टेंट है VL और VC का, प्लस 2AB cos थीटा मीन्स 2 इंटू VR इंटू VL माइनस VC और एंगल दोनों के बीच कितना है? 90 डिग्री, cos ऑफ 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म, ये क्या बन जाएगा? 0 मेरे को बन जाएगा। और जब ये 0 आ गया तो पोटेंशियल V कितना आ जाएगा? पोटेंशियल V मेरे को आ जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर अंडर रूट, जिसको आप सिंप्लीफाई अगर करोगे तो VR इज इक्वल टू मैं बताया हूं I इंटू आर होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। VL आपका है I इंटू XL और VC है I इंटू XC का होल स्क्वायर अंडर रूट, है ना? तो यहाँ से हम लोग करंट को क्या कर सकते हैं? बाहर देख सकते हैं, देखो करंट I सब में कॉमन है तो V इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I को अगर बाहर निकालें I स्क्वायर बाहर आएगा, रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ I बचेगा और अंडर रूट क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे करंट निकल जाएगा। क्या निकलेगा करंट? करंट I विल बी इंस्टेंटेनियस करंट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब देखो इस इक्वेशन को अगर तुम इसके साथ कंपेयर करो, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, हम लोग क्या पढ़े? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो देखो I यहाँ पे भी I, यहाँ पे V, यहाँ पे भी V, यहाँ पे R है लेकिन ये अलग R है, ये कंबाइंड रेजिस्टेंस आपको बता रहा है। तो इसको हम लोग इम्पीडेंस भी बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको इम्पीडेंस भी बोलते हैं। तो हम लोग ये जो आपका नीचे वाला टर्म बता रहा है वो बेसिकली आपको क्या बता रहा है? नेट रेजिस्टेंस बता रहा है। तो हम लोग I को इस तरह भी लिख सकते हैं, करंट I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं Z। Z आपका कहलाता है इम्पीडेंस ऑफ दिस LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट। और इम्पीडेंस बेसिकली आपका है नेट रेजिस्टेंस, तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, कैपेसिटर एंड दिस रेजिस्टर, उसी को हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। तो Z का जो वैल्यू है वो है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखें तो ये मेरे को आ जाएगा R स्क्वायर, XL को हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा L और XC को बोल सकते हैं 1/ओमेगा C का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या आ गया? इम्पीडेंस भी आ गया। तो ये मेरे को करंट का इक्वेशन आ गया। लेकिन आप देख सकते हो कि वोल्टेज, अगर नेट वोल्टेज करंट हमने ये माना है तो नेट वोल्टेज का जो डायरेक्शन है वो ये है, तो दोनों के बीच का कुछ एंगल दिख रहा है फेज डिफरेंस, इस फेज डिफरेंस को मैं क्या मान लेता हूँ? फाई। क्या मान लेता हूँ? फाई। तो इस फाई को भी हम लोग निकाल सकते हैं। फाई के अपोजिट वाला अगर साइड आप देखो यहाँ पे तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या हो जाएगा? बेस। तो यहीं पे अगर मैं tan ऑफ फाई निकालूं, मैं क्या निकालूं? tan ऑफ फाई। तो मैं tan ऑफ फाई को क्या बोलता हूं? tan ऑफ फाई को बोल सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है? अगर ये VL माइनस VC है तो ये भी कितना होगा? VL माइनस VC। पैरेललोग्राम मैंने कंस्ट्रक्ट किया था तो ये हो जाएगा VL माइनस VC। और आपका रेजिस्टेंस कितना है? सॉरी बेस कितना है? VR। तो tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC बाय VR। VL मैं जानता हूं, VL इज इक्वल टू होता है I इंटू XL, VC इज इक्वल टू होता है I इंटू XC डिवाइडेड बाय VR इज इक्वल टू I इंटू R।
अब आई ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसल, तो tan ऑफ फाइव मेरे को आ जाएगा, tan ऑफ फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। अगर XL XC से बड़ा है तब, अगर XC इज ग्रेटर देन XL देन वी विल राइट डाउन XC माइनस XL बाय R। और एक बार tan फाइव निकल गया तो यहाँ से मुझे फाइव ही निकल जाएगा। तो इस नेटवर्क में हमने क्या देखा कि यहाँ पे अब करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा था, लीड। तो अगर यहाँ पे करंट का मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो I इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, V का अगर वैल्यू पुट करूं तो V का वैल्यू था V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे फाइव एंगल से लैग कर रहा है तो माइनस फाइव, और ये फाइव मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जेड। V का वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दिया V नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन करंट क्या कर रहा है, करंट तो लैग कर रहा था, तो उसके लिए मैंने लिख दिया ओमेगा टी माइनस फाइव, फाइव एंगल से लैग कर रहा है, डायग्राम में आप देख सकते हो। तो करंट का जो मेरे पास इक्वेशन आ गया वो मेरे को क्या आ गया, I इज इक्वल टू V नॉट बाय जेड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। और लेट अस एज्यूम V नॉट आपका मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है ऑफ पोटेंशियल, तो I इज इक्वल टू V नॉट बाय जेड को हम लोग लिख सकते हैं I नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। तो मेरे को ये करंट का इक्वेशन निकल गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। तो हमने क्या देखा कि अगर इंडक्टिव पार्ट डोमिनेट कर रहा है, XL इज ग्रेटर देन XC, या आप बोल सकते हो VL पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर इज ग्रेटर देन VC, तो आपका इंडक्टिव पार्ट डोमिनेट कर गया ना। और इंडक्टिव में हम लोग देखते हैं, इंडक्टर में हमने देखा था कि कौन लीड करता है, इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लीड कर रहा था और करंट क्या कर रहा था, लैग कर रहा था। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, लेकिन कुछ इफेक्ट आपका रेजिस्टेंस का होगा। तो ये अब 90 डिग्री से ना लैग करके करंट क्या करेगा, कुछ एंगल फाइव से लैग करेगा। इसलिए हमने हमारा इक्वेशन आया I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। क्लियर है। अब देखो इसी नेटवर्क को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ऊपर से भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि यहीं पे मैं कर देता हूं, ठीक है, मैं तुरंत कर दूंगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि दूसरा केस जो मैंने एज्यूम किया था वो मैं ले लेता हूं। क्लियर है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप कर लोगे, बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं दूसरा केस लूं VC इज ग्रेटर देन VL, अगर VC इज ग्रेटर देन VL तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है, अगर दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है, और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है दूसरे का कम है, तो नेट जो आएगा वो उस वेक्टर की तरफ आएगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो अगर VC को मैं ज्यादा मानता हूं, VC इज ग्रेटर देन VL, तो नेट जो आपका आएगा वो इधर ही आएगा, VC की तरफ ही आएगा। और वो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो जो मेरा वैल्यू होगा वो होगा VC माइनस VL। फिर से हम लोग पैरेललोग्राम बना सकते हैं, VC और VL को जब ऐड किए तो VC माइनस VL आया, फिर इसको किसके साथ ऐड करो, इसको फिर आप VR के साथ ऐड करो, है ना, सेम प्रोसेस आप फॉलो करो। तो ये जो आपका डायगोनल है वो आपका क्या बताएगा, दोनों का रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि अगर दो वेक्टर दो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम के रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं तो उसका जो डायगोनल है वो दोनों का क्या बताएगा, रिजल्टेंट। यानी ये रिजल्टेंट बताएगा किसका, VC माइनस VL प्लस VR का, जो कि बेसिकली आपका किसके इक्वल है, V के इक्वल है। अब VC माइनस VL ये कंफ्यूज मत कर जाना, बेसिकली हम लोग ऐड किए तभी VC माइनस VL आया है। अब यहाँ पे क्या देख सकते हो, यहाँ पे करंट लीड कर चुका है, मान लेते कितने एंगल से, फाइव से, तो सेम वापस से वही इक्वेशन आएगा, सेम टू सेम आएगा। तो या तो करंट लीड करेगा या तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। ये डिपेंड करता है कि नेटवर्क आपका कैसा है, कौन सा पार्ट डोमिनेट कर रहा है। तो ये वाला पार्ट डोमिनेट अगर करेगा, VL इज ग्रेटर देन VC, तो आपका माइनस फाइव होगा। यही अगर मैं किसके लिए लिखूं, यही मैं अगर कैपेसिटिव के लिए लिखूं तो मेरे पास आएगा I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपका इक्वेशन कब आएगा, जब आपका XC ग्रेटर देन है XL से, या वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज मोर देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। अब चूंकि करंट दोनों में सेम जा रहा है,
कैपेसिटर और इंडक्टर में। तो जिसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस या जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ज्यादा, वो डोमिनेट करेगा नेटवर्क में ज्यादा। तो कैपेसिटिव नेटवर्क में हम लोग क्या देखे थे, सी फॉर कैपेसिटर, सी फॉर करंट, करंट वाज लीडिंग। तो चूंकि यहाँ पे कैपेसिटिव पार्ट डोमिनेट कर रहा है तो यहाँ पे करंट आगे बढ़ेगा वोल्टेज से। देखो फाई एंगल से, और फाई का वैल्यू भी हमने निकाल लिया। क्लियर है? तो कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ के अब हम लोग रेजोनेंस के कंडीशन को एनालाइज करेंगे। तो हमने इंपीडेंस देख लिया। तो इंपीडेंस यहाँ पे अब मैं तीनों को एक चीज करके एनालाइज करता हूँ। पहले मैं जो रेजिस्टेंस के बारे में जो मैं जिक्र कर रहा था, तो सबसे पहला था रेजिस्टर आर। तो रेजिस्टेंस आर का क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर इन टर्म्स ऑफ लीनियर लिखेंगे तो ओमेगा को 2 पाई एफ बोलते हैं, जहां पे एफ कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। जैसे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है तो एसी जनरेट होता है अल्टरनेटिंग करंट, और ये जो एसी होता है वो होता है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का एसी हमारा इंडिया में जनरेट हो रहा है। अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी देगा तो कंफ्यूज नहीं कर जाना है। तो ओमेगा जरूर फर्क डालता है, लेकिन यहाँ पे आप रेजिस्टेंस देख सकते हो, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ घटाओ जीरो करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मैं यही इंडक्टर की मैं बात करता हूं तो इंडक्टेंस कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस जो मैं बोला था वो था ओमेगा इंटू एल, इसका यूनिट ओम होता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, है ना, 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप प्लॉट करना चाहो एक ग्राफ कर्व एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी एफ, एक्सएल आपका ओम में रहे और फ्रीक्वेंसी अगर आपका हर्ट्ज में रहे, तो ये जो कर्व आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सएल भी बढ़ेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है, इफ फ्रीक्वेंसी इज जीरो एंड दैट इज पॉसिबल फॉर डीसी, डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, एफ इज इक्वल टू जीरो फॉर डीसी डायरेक्ट करंट। क्योंकि डायरेक्ट करंट अल्टरनेट थोड़ी करता है उसका वैल्यू, वो ऑसिलेट थोड़ी ना करता है। तो अगर एफ इज इक्वल टू जीरो है फॉर डीसी तो एक्सएल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो, तो आपका रेजिस्टेंस ही जीरो हो गया। रेजिस्टेंस कुछ ऑफर ही नहीं कर रहा है। मान लेते हैं किसी नेटवर्क में आपने पोटेंशियल लगा दिया और रेजिस्टेंस है ही नहीं, करंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर जीरो कर दो तो भैया करंट हो गया इनफाइनाइट, अनडिफाइंड हो गया, बहुत हाई करंट जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। अगर किसी भी नेटवर्क का रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो फॉर डीसी, अगर डीसी के लिए मैं बात करूं तो डीसी के लिए एक इंडक्टर किस तरह बिहेव करता है, डीसी के लिए एक इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। वही अगर मैं अब एनालाइज करूं कैपेसिटर के बारे में, तो कैपेसिटर का क्या होता है, एक्ससी हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ इंटू सी लिखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाओगे तो एक्सी क्या करेगा, घटेगा। तो कम फ्रीक्वेंसी पे एक्सी क्या होगा, हाई। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ प्लॉट अगर करोगे एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये आपका एक्सी और ये आपका फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी कम था तो एक्सी का वैल्यू क्या होगा, वेरी हाई। जीरो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह चलेगा। लो फ्रीक्वेंसी पे एक्सी का वैल्यू वेरी हाई, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एक्सी का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज। और फ्रीक्वेंसी अगर वेरी हाई कर दिया तो एक्सी हो जाएगा जीरो। दैट इज द रिलेशनशिप। अब डीसी के लिए वापस से क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज जीरो फॉर डीसी, तो आपका एक्सी क्या होगा, एक्सी आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एफ आपका जीरो इंटू सी, तो 1 बाय जीरो, 1 बाय जीरो मीन्स इनफाइनाइट, फिर से हो गया अनडिफाइंड। मतलब एक्सी क्या हो गया, एक्सी आपका हो गया वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा हो गया। अब रेजिस्टेंस बहुत अगर ज्यादा हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस, और बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टर करंट को फ्लो को क्या करता है, रोकता है, अपोज करता है। एंड इफ टू मच रेजिस्टेंस इज देयर और वेरी हाई रेजिस्टेंस अगर वहां पे होगा तो वो करंट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देगा, और कंप्लीटली अगर ब्लॉक कर दिया तो करंट फ्लो कर नहीं रहा है, तो ओपन सर्किट। अगर मान लेते हैं सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, करंट रिक्वायर्स अ क्लोज पाथ। तो कैपेसिटर जो आपका डीसी के लिए किसकी तरह बिहेव करता है, तो कैपेसिटर डीसी के लिए आपका बिहेव करता है
एज अ ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है एक कैपेसिटर, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे रेजोनेंस का कंडीशन। रेजोनेंस कहते किसके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग रेजोनेंस भी देखेंगे कि रेजोनेंस किसको कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। देखो, कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो कंडीशन क्या होगा रेजोनेंस इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। आपको दो पॉइंट से याद रखना है। जो आपका फर्स्ट पॉइंट, योर फर्स्ट पॉइंट इज इम्पीडेंस इज मिनिमम। एकदम इम्पीडेंस मिनिमम होना चाहिए। इम्पीडेंस जेड ऑफ एलसीआर शुड बी मिनिमम और इज मिनिमम। तो जेड का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं। अब जेड का वैल्यू क्या होता है, देखो जेड का वैल्यू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये मिनिमम होना चाहिए। तो यहीं पे मैं मिनिमम वैल्यू निकाल देता हूँ इसका, हम तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो अंदर वाला जो स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर है, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर है, तो ये भी नंबर आपको क्या देगा, ये भी आपको पॉजिटिव देगा। ये तो पॉजिटिव है ही, क्लियर है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मिनिमम वैल्यू किसी भी पॉजिटिव नंबर का देखें, जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव सब में काउंट होता है, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो मिनिमम वैल्यू होता है जीरो। लेकिन इसमें तीनों में से ना आर जीरो हो सकता है। अगर आर जीरो हो गया तो रेजिस्टर नहीं, सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर का नेटवर्क बन सकता है। तो रेजिस्टेंस भी जीरो नहीं हो सकता है, एक्सएल भी जीरो नहीं हो सकता है, एक्सी भी नहीं जीरो हो सकता है। लेकिन मुझे चाहिए जेड का मिनिमम वैल्यू। ये तभी पॉसिबल है जब कोई भी एक टर्म पूरा का पूरा एक्सएल माइनस एक्सी, ये तभी पॉसिबल है, ये मिनिमम तभी होगा विच इज विल बी मिनिमम, विच विल बी मिनिमम। अब देखो मिनिमम में बताया था पॉजिटिव नंबर का जीरो होता है। तो एक्सएल माइनस एक्सी, इंडिविजुअली एक्सएल और एक्सी तो जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा केस हो सकता है कि एक्सएल माइनस एक्सी दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाए। अब देखो किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, जीरो। रेजिस्टेंस तो जीरो हो नहीं सकता है, तो मैंने एक्सएल माइनस एक्सी को क्या कर दिया, स्क्वायर को जीरो कर दिया। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्सएल माइनस एक्सी इट इज इक्वल टू जीरो। एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, माइनस एक्सी क्या होता है, ओमेगा सी इज इक्वल टू जीरो। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे जीरो होता है, एक्स मतलब जेड मिनिमम मिलता है, उसको हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी का मैं डिनोट कर रहा हूं, लेट अस एज्यूम बाय ओमेगा नॉट। ये आपका ओमेगा नॉट, ये जो ओमेगा नॉट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको क्या मिल रहा है, आपको इम्पिडेंस मिनिमम मिल रहा है उस फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे जो एसी नेटवर्क में है वो इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस जो होता है, कंप्लीट रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज करेगा। एक ऐसा फ्रीक्वेंसी तुम्हें जरूर मिलेगा जब वहां पे रेजिस्टेंस जो टोटल इम्पिडेंस होगा नेटवर्क का वो क्या होगा, मिनिमम। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा नॉट इंटू सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ आप पोजीशन को चेंज कर दो। तो अगर पोजीशन को यहाँ पे आप अगर चेंज कर रहे हो तो ओमेगा नॉट इंटू ओमेगा नॉट, ये आपका हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर। एल को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा 1/LC। और अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√LC। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ के टर्म में रखें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। तो 2πf0 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/√LC। और यहाँ से मुझे f0 भी निकल सकता है। f0 आपका हो जाएगा 1/2π√LC। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना। तो जेड मिनिमम हो गया। अब देखो जेड का मिनिमम वैल्यू भी निकाल लो। अब जेड का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो गया, जीरो। तो जेड मिनिमम कितना आ जाएगा, यहीं से हम लोग जेड मिनिमम निकाल लेते हैं। तो हमारा जो जेड मिनिमम होगा यहाँ पे, जेड मिनिमम वो आपका क्या होगा, आर स्क्वायर
और एक्सएल माइनस एक्ससी मिलके क्या हो गया है? 0, 0 स्क्वायर। तो जेड मिनिमम आपका कितना बच गया? जेड मिनिमम सिर्फ आपका रेजिस्टेंस। तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो एट रेजोनेंस दिस सीरीज एलसीआर सर्किट इज बिहेविंग लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब इंडक्टर और कैपेसिटर ने मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया। 3 जन थे, 2 जन आपस में भिड़े, एक दूसरे को खत्म कर दिया, 1 जन बच गया। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया? यहाँ पे सिर्फ बचा रेजिस्टेंस। तो मैं बोल सकता हूं कि ये सीरीज एलसीआर सर्किट में जो आपका होगा रेजोनेंस पे, वो एक प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क की तरह बिहेव करेगा, यानी सिर्फ रेजिस्टर बच गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वन ऑब्जेक्टिव के लिए कि एक रेजोनेंस पे व्हाट इज द इम्पिडेंस। इम्पिडेंस तो आर होगा, प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क होगा। इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन एसोसिएटेड होते हैं जिसको आप फॉर्मुलेट कर सकते हो ये सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट को याद रख के। तो हमने यहाँ से एफ नॉट भी निकाल सकते हैं। एफ नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो पहला कंडीशन जो रेजोनेंस का है वो क्या है कि इम्पिडेंस आपका मिनिमम होगा। हमने इम्पिडेंस मिनिमम भी निकाल लिया, और किस फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम रेजोनेंस मिनिमम इम्पिडेंस निकलेगा वो भी निकालिए। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो अगर इम्पिडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा, क्योंकि करंट इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय इम्पिडेंस। सो दूसरा जो कंडीशन आता है आपका रेजोनेंस का, वो आता है करंट इज मैक्सिमम। करंट इज मैक्सिमम, इम्पिडेंस इज मिनिमम, तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि करंट हम लोग जानते हैं करंट आई इज इक्वल टू ईएमएफ बाय इम्पिडेंस। तो जेड जितना कम होगा करंट क्या होगा? उतना ही ज्यादा। तो यहाँ पे हम लोग करंट का मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आई मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई मैक्स इज इक्वल टू वी का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जो भी आपको रखना है। एक्चुअली अगर आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो आपका हो जाएगा वी बाय जेड, आपका कितना आ गया? आर। और अगर यही आपको पीक वैल्यू के टर्म में निकालना है तो आई नॉट मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई नॉट मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट बाय आर, क्लियर है? पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये आपका करंट भी निकल गया मेरे को, किस पे? रेजोनेंस पे। सो दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट, इसको समझना बहुत ही आसान है। शुरू से आप इसको एक बार और भी देख सकते हैं, आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह। अब आपको क्या करना, मैं एक क्विक रिकैप यहाँ पे करूंगा तुरंत से। हम लोग क्या क्या पढ़े तुरंत में हम लोग देख लेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आप याद रख सकते हैं इस सीरीज एलसीआर सर्किट में। ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, मैंने कंप्लीट एनालिसिस नहीं किया, लेकिन ये आपको एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। फॉर्मूला याद रखना और हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग ने डिस्कस किया सीरीज एलसीआर सर्किट में, क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं इम्पीडेंस के बारे में। तो इम्पीडेंस, पहला हमने इम्पीडेंस देखा, Z is equal to net resistance offered by the series LCR circuit, R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर। XL हमने देखा था ओम इसका यूनिट होगा, ओमेगा इंटू एल। फ्रीक्वेंसी के टर्म में रखे हैं तो 2 पाई FL ओम में होगा। L का लेकिन यूनिट होता है हेनरी, इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। XC हमने देखा, XC होता है 1 ओमेगा C, या फ्रीक्वेंसी के टर्म में रखें तो 2 पाई FC, ये भी आपका ओम में होगा। लेकिन कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन फैराड, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, और रेजिस्टेंस तो आप लोग जानते हो ओम में ही होता है। तो इम्पीडेंस आ गया। करंट क्या होगा? करंट आपका होगा वोल्टेज बाय इम्पीडेंस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, इसी में आप कंफ्यूजन बहुत होता है कि कौन सा आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, कौन सा आपका पीक वैल्यू है। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो किसके टर्म में लिख रहा हूँ? ये मैं रख रहा हूँ इंस्टेंटेनियस के। बाकी आप रिलेशनशिप जानते हो, यही अगर मैं पीक वैल्यू के टर्म में रखूं तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट बाय जेड। अगर आरएमएस के टर्म में रखूं तो आई आरएमएस इज इक्वल टू सारा आरएमएस वैल्यू लेना पड़ेगा वी आरएमएस बाय जेड। अब रिलेशनशिप जानते हो तुम लोग आरएमएस और पीक वैल्यू के टर्म। तो ये आपका करंट आ गया। हमने तीसरा देखा कि जो फेज डिफरेंस था, एक फेज डिफरेंस क्रिएट होता है जब अगर आपने वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई किया है तो आपका करंट जो आएगा I इज इक्वल टू कितना आएगा? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव आ सकता है। प्लस फाइव आएगा जब आपका कैपेसिटिव पार्ट डोमिनेट कर रहा है, माइनस फाइव आएगा जब इंडक्टिव पार्ट डोमिनेट कर रहा है।
क्लियर है। और ये tan ऑफ फाइव को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मॉड लेके चलता हूँ, अब कोई भी ग्रेटर हो सकता है। तो मैं बोला था XC माइनस एक्सएल या XL माइनस XC लो, मॉड ले लोगे तो हमेशा पॉजिटिव देगा, डिवाइडेड बाय, और ये फाइव आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजोनेंस भी हमने बताया कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है और कब मिलता है। तो जेड आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम, और करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो उस कंडीशन को ही हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। और रेजोनेंस पे जो फ्रीक्वेंसी आती है एफ नॉट, वो आती है 1/2 पाई अंडर रूट LC, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर बोले तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, ये आपका आता है। और रेजोनेंस पे जो नेटवर्क होता है वो कैसा नेटवर्क होता है, प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क, प्योरली रेजिस्टिव नेटवर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सीरीज LCR सर्किट। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। पूरा हमने कंप्लीट एनालिसिस किया सीरीज LCR सर्किट का, क्लियर है, ईच एंड एवरी पार्ट हमने डिस्कस किया है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।